वंदे मातरम। खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई हार से आहत खटीमा के मेलाघाट क्षेत्र में ग्रामीणों ने जहां सांकेतिक जल समाधि लेकर सीएम की हार पर प्रायश्चित करने का काम किया है, तो वहीं कार्यक्रम के दौरान स्थानीय नेता राम पांडे ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सांकेतिक जल समाधि लेने वाले स्थानीय लोगों से वार्ता की और फोन पर यह बातचीत हुई है। बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां उनकी हार पर सांकेतिक जल समाधि लेने वाले ग्रामीणों को ऐसा ना करने की बात कही है। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है, उनका खटीमा से बचपन से लगाव है, इसलिए खटीमा के विकास को लेकर उनके प्रयास अनवरत जारी रहेंगे। वो अपार स्नेह के लिए मेलाघाट, खिलारिया, झाऊ, परसा, सिसैया बांध आदि समेत जितने भी क्षेत्र हैं लोगों का धन्यवाद अदा करते हैं। साथ ही उनकी जल भराव आदि समस्याओं के निस्तारण के भी प्रयास करेंगे। चंपावत उपचुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया और वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस चंपावत उपचुनाव में सिर्फ औपचारिकता के तौर पर उतरी है। इस चुनाव में बीजेपी ऐतिहासिक जीत हासिल करेगी। और आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने निर्मला गहतोड़ी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस संबंध में बीजेपी का कहना है कि जिस तरीके से आम विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने सीएम धामी के नेतृत्व को आशीर्वाद दिया, तो इस चुनाव में भी एक बार फिर से बीजेपी को चंपावत की जनता अपना समर्थन देगी और सीएम धामी इस चुनाव में जीत हासिल करेंगे। चंपावत चुनाव में कांग्रेस लड़ने से पहले ही हार स्वीकार कर चुकी है, इसलिए उनके जो प्रत्याशी थे उनके प्रत्याशी ने लड़ने से मना कर दिया। इसलिए एक महिला प्रत्याशी को जो बहुत कमजोर है राजनीतिक तौर पे, उन्हें बलि का बकरा बनाया गया है। इससे साफ जाहिर हो गया है कि माननीय युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक ऐतिहासिक जीत की ओर उनके कदम आगे बढ़ने शुरू हो गए हैं। चंपावत की जीत उत्तराखंड के इतिहास की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है और कांग्रेस का ये मुझे लगता है कि कांग्रेस का सरेंडर है जो कांग्रेस ने किया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की करारी हार के साथ ही चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी बुरी तरह चुनाव हार गए हैं। हार के बाद पहली बार कुमाऊं दौरे पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अपनी चुनावी विधानसभा लालकुआ पहुंचे, जहां पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी ने सांप्रदायिक षड्यंत्र को मुद्दा बनाकर झूठ के सहारे जनता को बरगलाकर जीत हासिल की है, लेकिन अब जनता समझ चुकी है। जिस पर बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने पलटवार करते हुए हरीश रावत को और कांग्रेस को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। आज जिस सांप्रदायिक षड्यंत्र की बात हरीश रावत कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हरीश रावत को भारतीय संस्कृति के मापदंडों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जिस सांप्रदायिक सद्भाव की वो बात कर रहे हैं जनता सब कुछ जानती है। हरीश रावत जी को भारतीय संस्कृति के मान बिंदु मर्यादाएं इनका ध्यान रखना चाहिए और मुझे लगता है कि जिस सांप्रदायिक शब्द का वो प्रयोग कर रहे हैं जनता उन्हें बुरी तरह नकार चुकी है। देश से लेकर और राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी को इस देश के अंदर स्पष्ट बहुमत प्राप्त है। इस राज्य उत्तराखंड राज्य के अंदर भी जनता ने मिथक तोड़ा है और कांग्रेस औंधे मुंह गिरी है जब वो इसी तरह की तुष्टिकरण की बातें कर रही थी। उत्तराखंड में कृषि और उद्यान से जुड़ी योजनाओं के कागजों पर दर्शाए गए सुनहरे आंकड़ों पर खुद विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। आपको बता दें कि कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अपने कार्यालय में कृषि और उद्यान विभाग के अधिकारियों के साथ दोनों विभागों की समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को काफी फटकार लगाई। कैबिनेट मंत्री ने जैविक खेती को लेकर जब अधिकारियों से पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि प्रदेश में अभी भी जैविक खेती 20% से ज्यादा नहीं है, जबकि कागजी आंकड़ों में 34% जैविक खेती दर्शाई गई है। इसको लेकर कृषि मंत्री ने अधिकारियों को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि बैठकों में केवल कागजी आंकड़े प्रस्तुत करना बंद कर दें, कागजों पर सुनहरे आंकड़े दिखाने की बजाय जमीन पर हो रहे काम को दिखाएं। कृषि विभाग की एक बैठक प्रयास की गई, जिसमें हमारे सचिव शैलेश भगोती, अपर सचिव, दोनों हॉर्टिकल्चर के दोनों डायरेक्टर्स, हॉर्टिकल्चर के डायरेक्टर्स में थे और उसमें मैंने उनसे कहा कि आप ये कागजी आंकड़े बंद करिए। ये अधिकारी अभी तक जितने आंकड़े दे रहे हैं कागजों पे दे रहे हैं। मैंने जब क्षेत्र भ्रमण के दौरान जब जमीन पर मैंने देखा, मुझे बताया गया कि वी आर 34% ऑर्गेनिक
लेकिन ग्राउंड में जब यहाँ पर पूछा तो उन्होंने स्वीकारा कि हम 20-25% लिए नहीं है, और अधिक में हमारे यहाँ बहुत संभावनाएं हैं। उत्तराखंड समेत देश के कई राज्य इन दिनों बिजली के संकट से जूझ रहे हैं। आलम यह है कि खपत के अनुपात में बिजली उत्पादन नहीं हो पा रही है, जिसके चलते अन्य राज्यों से महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ रही है। बावजूद इसके पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ऐसे में बिजली संकट से उभरने के लिए उत्तराखंड ऊर्जा विभाग वैकल्पिक ऊर्जा पर जोर देने की कवायद में जुट गया है। और इसी क्रम में ऊर्जा सचिव मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि उत्तराखंड जल विद्युत निगम को सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए अनुमति दे दी है। इसके साथ ही भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने भी एक प्रस्ताव भेजा था, जिनमें उन्होंने सौर ऊर्जा पर काम करने की इच्छा जताई, जिसके तहत वो बंजर पड़ी जमीन, कैनाल और जलाशय पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाना चाहते हैं, जिसके लिए भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन MOU साइन करना चाहता है, जिसकी कवायद में ऊर्जा विभाग अब जुट गया है। वैकल्पिक ऊर्जा को लेकर के हमने अभी हाल ही में 2 इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए हैं। एक तो उत्तराखंड जल विद्युत निगम को हमने अलो कर दिया है सौर ऊर्जा पर काम करने के लिए। दूसरा, एक भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की तरफ से एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आया था कि हम सौर ऊर्जा पर उत्तराखंड में काम करना चाहते हैं। उसमें रूफटॉप सोलर से लेकर बंजर पड़ी हुई लैंड और उसके साथ साथ जो आपके कैनाल और जलाशय, उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने को लेकर के, तो उसमें एक नॉन बाइंडिंग MOU साइन करना चाह रहे हैं। वो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं, बहुत जल्दी वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रेजेंस में कराया जाएगा। पौड़ी में जंगल जलने की घटनाओं का सीधा असर अब उद्यानिक और बागवानी क्षेत्रों पर पड़ रहा है। काश्तकारों की उद्यानिक इस साल जंगलों में लगी आग के चलते राख हो गई है। आपको बता दें कि जंगलों की इस आग के चलते फलों के पौधे, जड़ी बूटियां और औषधीय को भी नुकसान पहुंच रहा है। इतना ही नहीं, आग के चलते बड़े धरती के तापमान से जमीन की नमी में भी कमी देखी जा रही है और इसका असर जमीन के अंदर उगने वाली सब्जियों पर पड़ रहा है, जिसमें अदरक, आलू, प्याज और लहसुन शामिल है। जब जंगलों की आग से होने वाले नुकसान का आकलन किया गया तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए और पता चला कि जंगलों की आग में 30 से 35% उद्यानिकी पर नकारात्मक असर पड़ा है। उद्यान विभाग के जिला अपर अधिकारी ने बताया कि विभाग की तरफ से जो उद्यानिकी के लिए जो भी योजना बनाई गई थी, उस पर वनाग्नि ने अपना कहर बरपा दिया है और इसी के चलते काश्तकारों को हुए नुकसान का आकलन करने के बाद नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट विभाग ने शासन को भेज दी है। फॉरेस्ट फायर से लगभग 30 से 35% जो हमारे उद्यानीकरण का क्षेत्र प्रभावित हुआ है। इसका कारण ये है कि जो जंगलों से लगे हुए जो गांव थे, लोगों ने जहाँ उद्यानीकरण फल पौधों के वृक्ष लगाए थे, तो काफी जगह से हमको शिकायतें मिली कि वहाँ पे भी नुकसान हुआ है। और इसके साथ साथ जो है जो मॉइस्चर कम हुआ है आग लगने से, उससे ऑर्गेनिक फसलों को, जैसे सब्जियों की फसलों को नुकसान हुआ है और मसालों की फसलों को नुकसान हुआ है। जो फलों में फ्रूट फॉर्मेशन था वो प्रभावित हुआ है। फल बनने की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए पानी की काफी आवश्यकता होती है। चंपावत उपचुनाव से पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योत सिंह बिष्ट कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं, जिससे कि कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। इसी पर खटीमा से कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने कहा कि नेता पार्टी छोड़कर नहीं जा रहे हैं, बल्कि जो लोग पार्टी के लिए संघर्ष नहीं करना चाहते वो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता एक के बाद एक छोड़ते नहीं चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो संघर्ष को लंबे समय तक नहीं चला सकते, वो संघर्ष को लंबे समय तक नहीं झेल सकते, उनको ताकत में रहने की आदत है, तो वो लोग छोड़ के जा रहे हैं। उनको भी जन सरोकारों से कोई मुद्दा, कोई मुझे लगता है कोई मतलब नहीं जो आज इस समय पर कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि आज असली उस जनता के हित वाले नेता की परीक्षा है जो असल में जनता के मुद्दों को उठाना चाहता है, असल में जनता के लिए लड़ना चाहता है। तो जो लोग आज कांग्रेस में रहकर इन मुद्दों को उठाएंगे वो वाकई जनता के लिए काम करने वाले लोग होंगे, वो आने वाले समय में भी जनता के लिए काम करेंगे। रामनगर के बम्बाघेर में रहने वाले चंद्रसेन कश्यप और उनका परिवार वन्य जीवों की सेवा में लगा हुआ है। यहाँ ये परिवार तकरीबन 40 सालों से सांपों को रेस्क्यू कर रहा है।
अभी उनके पास एक अनाथ और घायल लंगूर का बच्चा, घायल तोता, घायल कुआ, घायल कछुआ और घायल चूहे जैसे जीव हैं जिनकी वो देखभाल कर रहे हैं। इसके साथ ही ये परिवार रेड स्नेक के लेकर किंग कोबरा तक को रेस्क्यू करके उन्हें बचाने की मुहिम में जुटा हुआ है। उधर विभाग भी इस परिवार की मदद सांपों के रेस्क्यू के लिए लेता रहा है, जहां पर विभाग के साथ जाकर ये वन के इन दुर्लभ सांपों को रेस्क्यू करके संघर्ष को कम करने में अहम योगदान दे रहे हैं। 40 साल से अधिक समय से हम लोग ये वन्य प्राणियों की सेवा करते चले हैं। मैं और मेरा परिवार, हमें कोई भी पशु पक्षी अगर घायल रास्ते में मिलता है हम उसका उपचार करते हैं। वन विभाग के द्वारा हम उसे जंगलों में आजाद करते हैं। अब भी हमने कम से कम 20,000 लगभग करीब सांपों को रेस्क्यू किया आज तक, और अगर कोई घायल है तो उसका भी उपचार करते हैं। आप देख रहे हैं कछुआ भी गंभीर रूप से घायल हो चुका है, कौवा भी घायल हो चुका है, ये किसी गाड़ी में। यहाँ तक कि एक लंगूर का बच्चा आपने देखा, इसकी माँ एक्सीडेंट में मर गई थी बेचारी, तो किसी व्यक्ति ने उठाकर उसको वन विभाग में दिया, वन विभाग वालों ने हमको सौंपा, हमने उसकी देसी दवाई चला, अब ये ठीक होने लगा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आसपास जो आबादी क्षेत्र है, अक्सर वहाँ विषैले सांपों के निकलने की सूचना प्राप्त होती है। तो चंद्रसेन जी चूँकि सांप पकड़ने के माहिर हैं, तो वन विभाग की टीम के साथ उनको लगाया जाता है और वो सांप पकड़ के आबादी से लाते हैं, फिर उसे जंगल में छोड़ा जाता है। इस तरीके से सांप को रेस्क्यू किया जाता है। बहुत अच्छी बात है कि अब लोग खुद ही, जिसके घर में सांप निकलता तुरंत वन विभाग से संपर्क करते हैं और बताते हैं कि मेरे यहाँ सांप निकलना है, और बजाय सांप को मारने के वो रेस्क्यू कराते हैं और उसे हम जंगल में छोड़ते हैं। चारधाम यात्रा की गति पकड़ने के साथ श्रद्धालुओं के पंजीकरण की व्यवस्था में भी तेजी आ रही है और इसमें सुधार होता जा रहा है। श्रद्धालुओं के लिए पंजीकरण करने वाली कंपनी ने सुविधाओं का विस्तार किया है। कई धामों के लिए अब तक आपको बता दें कि 7,65,327 श्रद्धालु अपना पंजीकरण करा चुके हैं। केदारनाथ धाम के लिए 2.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। अक्षय तृतीया के दिन मंगलवार को यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ चारधाम यात्रा शुरू हो गई थी। शुक्रवार को केदारनाथ धाम के कपाट भी विधि विधान से श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोले गए थे। कल बद्रीनाथ धाम के भी कपाट खुल जाएंगे। केदारनाथ यात्रा शुरू होने के पहले ही दिन धाम में आस्था का सैलाब उमड़ा। सुबह ही कपाटों उद्घाटन के मौके पर धाम में 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु मौजूद थे। वहीं दिन भर यात्रियों के गौरीकुंड से केदारनाथ पहुंचने का सिलसिला जारी है और यही वजह है कि शाम तक दर्शन करने वालों की संख्या 23,512 पहुंच गई।